LLB first year, paper number first, constitutional law. Question number second. Indian Federation is a union of state because it is indestructible. Discuss the statement and explain the nature of the Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को एक्सप्लेन कीजिए. आंसर. कॉन्स्टिट्यूशन आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, फेडरल और यूनिटरी. कॉन्स्टिट्यूशन मेनली दो तरह के होते हैं, फेडरल और यूनिटरी. इन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेंटर एंड स्टेट. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है सेंटर और स्टेट के बीच में. वेयर एज इन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑल पावर आर वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, सारी पावर जो है ना वेस्टेड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर्स होती हैं. द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वर्क इंडिपेंडेंटली इन देयर एरियाज इन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने एरिया के अंदर इंडिपेंडेंटली वर्क करती है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जबकि स्टेट्स आर अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन. स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर काम करती है इसके अंदर, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. सेवरल टाइम द क्वेश्चन अराइज व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कई दफ़ा ये क्वेश्चन उठता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, क्या ये फेडरल है या फिर यूनिटरी है. फ्यू ज्यूरिस्ट एंड पॉलिटिकल थिंकर्स कंसिडर इट फुल्ली फेडरल. कुछ ज्यूरिस्ट और पॉलिटिकल थिंकर ने इसको पूरी तरह से फेडरल माना है, जबकि कुछ ने इसको मिक्सचर ऑफ बोथ माना है, फेडरल और यूनिटरी का मिक्सचर माना है. दूसरे शब्दों में से हम कह सकते हैं खासी फेडरल. The chairman of drafting committee, Dr. Bhimrao Ambedkar, said, while considering it to be federal, that although center is provided with few certain powers which restrict the independence of state, even then its nature is federal. जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कंसिडर किया इसको फेडरल. सेंटर के पास कुछ पावर्स थी, सेंट्रल पावर सेंटर को दी गई है, फिर भी जो रिस्ट्रिक्ट करती है इंडिपेंडेंसी स्टेट की, फिर भी इसका नेचर जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये फेडरल है. In the other hand, famous political thinker Sir Ivor Jennings and proof where world does not consider it to be fully federal. जो सर आइवर जेनिंग्स थे एंड प्रूफ थे ना, उन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया फुल्ली फेडरल. देयर हैज़ ऑल्सो फ्यू डिसीजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम कुछ है ना केसेस देखेंगे जिसके अंदर डिसीजंस लिए गए हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के रिस्पेक्ट में. स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये तय किया गया, अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो है ना फुल्ली फेडरल माना, बट डिसीजन ऑफ माइनॉरिटी जो था उन्होंने ना इसको फेडरल माना है. तो मेजॉरिटी ने इसको है ना फुल्ली फेडरल नहीं माना और माइनॉरिटी के डिसीजंस ने इसे फेडरल माना है. सिमिलरली दूसरा केस जो है SR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है 1994. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी क्वासी फेडरल. इस केस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को क्वासी फेडरल माना गया है. स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया 1978. द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड टू बी फेडरल. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नेचर जो है उसको फेडरल कहा गया. एक इंपॉर्टेंट डिसीजन वॉज इन सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस बिजनाथ गांगुली. इस केस में क्या हुआ था कि ये इट वॉज सेड दैट, ये कहा गया कि ये हमें इट वॉज लुक टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट वेदर इट हैज़ द एलिमेंट ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. तो अब ये देखना होगा कि ये देखना होगा और पता लगाना का होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एलिमेंट्स है भी या नहीं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के. तो अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. Now we have to see that what are the essential element of federal constitution. अब हम देखेंगे कि ना essential element जो होते हैं ना federal constitution के, वो क्या हैं, whether they are present in constitution of India, और क्या वो Indian constitution के अंदर present हैं. federal constitution believe to contain following elements. federal constitution believe करता है contain करने के लिए few elements. तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होना चाहिए और इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए. द फर्स्ट पॉइंट ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी इन रिटन बिकॉज देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो रिटन होना चाहिए क्योंकि उसमें ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है सेंटर और स्टेट के बीच में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. एंड द स्टेट यूनिट्स ज्वाइन इन यूनियन अंडर सर्टेन कंडीशंस.
और स्टेट यूनिट्स होती है ना, वो यूनियन को जो ज्वाइन करती है ना, कुछ सर्टेन कंडीशंस के बेस पे करती हैं। तो इसलिए ना इसका लिखित में होना ज़रूरी है। इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन के अंदर इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द हार्मनी, सद्भावना और कोऑर्डिनेशन के लिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए सेंटर और स्टेट के बीच में द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी इन रिटर्न, कॉन्स्टिट्यूशन को रिटर्न होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। इन दिस रिस्पेक्ट, इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, द फेडरल सिस्टम, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। इन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम होता है। देयर इज नो लॉ और पावर अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी लॉ और पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होता। ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ पावर, जो तीन ऑर्गन्स होते हैं ना पावर के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ऑब्टेन्स देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, वो ऑब्टेन करती हैं अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से केवल। दे आर ऑल्सो क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही क्रिएट की गई होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फुलफिल द अबव क्राइटेरिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फुलफिल करता है पर के क्राइटेरिया को। इट इज़ सुप्रीम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। देयर इज़ नो लॉ और पावर अबव इट, इससे ऊपर कोई पावर और कोई लॉ नहीं है। द सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो जो सोर्स है ना लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, कॉन्स्टिट्यूशन खुद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेटिव कैन नॉट फ्रेम एनी लॉ विच इज आर इनकन्सिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो कि है ना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। द प्रूफ ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द थर्ड पॉइंट ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का जो थर्ड एलिमेंट है ना, वो है रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली टू बी इन रिटन बट इट शुड ऑल्सो बी रिजिड। कॉन्स्टिट्यूशन केवल रिटन नहीं होना चाहिए बट उसको ना एक रिजिड भी होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट सो फ्लेक्सिबल दैट इट कैन बी अमेंडेड वेन एवर वॉन्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए कि वो जब चाहे अमेंड कर दिया जाए, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी सो रिजिड दैट इट कैन नॉट बी अमेंडेड वेन रिक्वायर्ड। बट इतना भी रिजिड और इतना कठोर नहीं होना चाहिए अमेंडमेंट का प्रोसेस कि है ना जब ज़रूरत हो तो उसको अमेंड ना किया जा सके। आवर कॉन्स्टिट्यूशन फुलफिल बोथ क्राइटेरिया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है फुलफिल करता है दोनों क्राइटेरिया को। इट इज़ नाइदर वेरी फ्लेक्सिबल लाइक इंग्लैंड नॉर स्ट्रिक्टली रिजिड लाइक अमेरिका, ये ना तो है ना फ्लेक्सिबल है इंग्लैंड की तरह और ना ही स्ट्रिक्टली बहुत ज़्यादा रिजिड और कठोर है अमेरिका की तरह। वी हैव अडॉप्टेड अ मिडिल वे विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट, हमने है ना एक मिडिल वे जो है ना अडॉप्ट किया है अमेंडमेंट के रिस्पेक्ट में। इट कैन बी अमेंडेड एज पर द टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस, ये अमेंड किया जा सकता है टाइम और प्लेस और परिस्थितियों के हिसाब से ना इसको अमेंड किया जा सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अप टू 2001 ओनली 85 अमेंडमेंट आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 2001 तक केवल 85 अमेंडमेंट ही हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। द प्रोसीजर ऑफ फॉर मेकिंग अमेंडमेंट हैज़ बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोसीजर है ना अमेंडमेंट को अमेंडमेंट बनाने का या अमेंडमेंट करने का, वो आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ एलिमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, है ना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंटर और स्टेट के बीच में है, सो दैट नो कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन देम, ताकि उन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर को सेंटर और स्टेट के बीच में। द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन मैंशनड इन 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द वे ऑफ 3 लिस्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है ना वो मेंशन किया गया है 7th शेड्यूल के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट के द्वारा। तो पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट है। द यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट कंसिस्ट दोज मैटर ऑन विच द पावर फॉर मेकिंग लॉ हैव बीन डेलीगेटेड टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो पहली जो है ना ये यूनियन लिस्ट है, इसके अंदर पार्लियामेंट को पावर दी गई है लॉ बनाने के लिए, और स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी गई है कानून बनाने के लिए। Concurrent list mention those matter on which the power for making law have been delegated to both पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो कॉन्करेंस लिस्ट जो है ना तो उसमें वो मैटर्स आते हैं जिसके ऊपर है ना पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को ही पावर होती है, अधिकार होता है लॉ बनाने का। पांचवा एलिमेंट है जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, ये बहुत ज़रूरी है। द लास्ट फीचर ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी। द जुडिशरी हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग हार्मनी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो जो जुडिशरी जो है ना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सद्भावना बनाए रखने के लिए, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए।
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड डिस्प्यूट सॉल्व करती है, जो कि होते हैं मतलब पावर से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट के बीच में उठते हैं ना, तो वो है ना जुडिशरी ही उसको सॉल्व करती है। वेयर एवर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट अराइज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जहाँ कहीं भी ना कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट उठता है सेंटर और स्टेट के बीच में, देन द जुडिशरी ओनली सॉल्व दोज डिस्प्यूट बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशरी उनको डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को देख के और उसके इंटरप्रिटेशन से उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। द अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी इज फाइनल इन दिस रिस्पेक्ट। तो जो जो अधिकार होता है ना जुडिशरी का इस संबंध के अंदर, तो वो सबसे फाइनल होता है। Independency of judiciary is considered to be part of basic structure of the constitution. Independency of judiciary को है ना एक basic structure of constitution माना गया है। Thus constitution of India is federal in this respect also. तो इस तरह से constitution of India federal है। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी शैल कंसिडर द अदर एस्पेक्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम कंसिडर देखेंगे दूसरा पहलू कॉन्स्टिट्यूशन का। एज इट इज सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर फुल्ली फेडरल नॉट फुल्ली यूनिटरी। तो जैसा कि कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना तो पूरी तरह से फेडरल है और ना ही पूरी तरह से यूनिटरी है। तो इट कंसिस्ट द एलिमेंट ऑफ बोथ, ये दोनों के एलिमेंट, इसमें दोनों के एलिमेंट्स है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के भी और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये काफ़ी फेडरल है। तो यूनिटरी फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर फॉलोइंग। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो यूनिटरी फीचर्स है ना वो ये हैं। पहला है सिंगल सिटीजनशिप। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया गया है सिंगल सिटीजनशिप के लिए। एवरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सिटीजन ऑफ इंडिया इवन ही इज रिसाइडिंग इन एनी ऑफ स्टेट। हर रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर इंडिया का रहवासी वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, भले ही वो राजस्थान में रहता हो, बिहार में रहता हो, बंगाल में रहता हो, कहीं भी रहता हो, वो किसी भी स्टेट का हो, वो मगर वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा। नो वन कैन क्लेम सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट। कोई भी स्टेट की सिटीजनशिप क्लेम नहीं कर सकता है। देयर इज नो डबल सिटीजनशिप ऑफ सेंटर एंड इन स्टेट इन इंडिया। कोई भी डबल सिटीजनशिप नहीं है इंडिया के अंदर, सेंटर और स्टेट की अलग अलग, लाइक अमेरिका की तरह। दस सिंगल सिटीजनशिप इज अ फीचर ऑफ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से सिंगल सिटीजनशिप जो है ना वो एक फीचर है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, सेकंड पॉइंट ऑफ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ना एक गवर्नर को अपॉइंट करने का हर स्टेट के अंदर एक प्रोविजन है। द गवर्नर इज अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 155। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 156 गवर्नर is the doctrine pleasure of the president. The consent of governor is required for law framed by state legislative. State legislative के द्वारा जो भी लॉ फ्रेम किए जाते हैं ना तो उसको गवर्नर की सहमति ज़रूरी होती है उन लॉ को पास करने के लिए। फ्यू रूल्स रिलेटेड टू बिल्स कैन बी रेफर्ड टू प्रेसिडेंट बाय द गवर्नर फॉर कंसिडरेशन। तो गवर्नर के द्वारा कंसिडरेशन के लिए कुछ है ना रूल्स जो होते हैं ना, वो रूल्स या फिर रूल्स बिल जो होते हैं ना वो रेफर किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट को कंसिडरेशन के लिए, सोच विचार के लिए। गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स प्रेसिडेंट। गवर्नर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिडेंट के लिए, उत्तरदायी होता है प्रेसिडेंट के लिए, नॉट टुवर्ड्स द स्टेट लेजिस्लेटिव। तो है ना गवर्नर जो है ना एक तरह से ये एक एजेंट होता है सेंटर का जो कि स्टेट के अंदर होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिडेंट के लिए ना कि स्टेट के लिए। इट इज़ क्लियर दैट गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ सेंटर एट द स्टेट। तो ये क्लियर है कि ना गवर्नर एक एजेंट है सेंटर का स्टेट के अंदर। इट इज़ अ फीचर ऑफ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फीचर है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट, पावर मतलब लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट अब हम देखेंगे। तो एज वी हैव बीन अबव, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स पावर अमंग द सेंटर एंड स्टेट। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि ना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर सेंटर और स्टेट के बीच में। द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट्स पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इनटू 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो वो डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर को सेंटर और स्टेट के बीच में 3 लिस्ट के द्वारा। यूनियन लिस्ट जिससे पार्लियामेंट लॉ बनाती है जिन पे, स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसके ऊपर दोनों ही लॉ बनाते हैं। The subject in union list are under the power of parliament, and laws in respect of subject in state list are enacted by the state legislature. Law on subject and concurrent list can be amended by both of them. In respect of these law making powers, the constitution of India is unitary due to following reason.
तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना फॉलोइंग रीजंस की वजह से है ना यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ मेकिंग पावर्स के हिसाब से। तो व्हेन देयर इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉ एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर देन लॉ एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट शैल बी सप्रेस। तो मतलब स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के द्वारा किसी लॉ के बीच में मतभेद होता है या कोई इनकन्सिस्टेंसी होती है ना, तो पार्लियामेंट जो है ना वो सप्रेस कर देगा स्टेट लेजिस्लेचर को। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन एनेक्ट लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। तो है ना आर्टिकल 249 के हिसाब से क्या है, पार्लियामेंट कोई भी लॉ एनेक्ट कर सकता है या लागू कर सकता है जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर है, फिर भी वो उसको है ना लॉ कर सकता है, लॉ को बना सकता है, एनेक्ट कर सकता है, मगर कब, जब वो नेशनल इंटरेस्ट में हो, वो नेशनल इंटरेस्ट में होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 248, रेसिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन आर वेस्टेड इन पार्लियामेंट। तो रेसिड्यूरी पावर्स क्या होती हैं, जो मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो जो टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं उसके बाद जो बचते हैं, या कोई नई सिचुएशंस आती हैं आगे चल के, तो उनके ऊपर अगर कोई लॉ बनाना होगा ना, तो वो पार्लियामेंट के पास उसकी पावर होगी। इन इमरजेंसी के टाइम पार्लियामेंट हैज़ अ स्पेशल पावर ऑफ लेजिस्लेशन। तो इमरजेंसी के टाइम जो है ना पार्लियामेंट के पास एक स्पेशल पावर आ जाती है लेजिस्लेशन की। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की घोषणा। द यूनिटरी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो यूनिटरी जो फीचर है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिफ्लेक्ट होता है इमरजेंसी की घोषणा से भी। तो आर्टिकल 352, 356 एंड 360 प्रोवाइड द पावर्स ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी टू द प्रेसिडेंट अंडर अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो आर्टिकल 352, 356 और 360 जो है ना वो प्रेसिडेंट को पावर देता है इमरजेंसी की घोषणा करने की इन कुछ परिस्थितियों के अंदर। तो वो परिस्थितियाँ क्या हैं, when the security of India or its any part is in danger owing to war or external aggression, armed rebellion। तो इंडिया जब है ना, इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा होता है, या फिर है ना कोई लड़ाई होती है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की कोई जंग हो गई, या फिर है ना बाहरी आक्रमण हो गया इंडिया पे, या फिर है ना कोई विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह हो गया इंडिया के अंदर, या कोई विद्रोह हो गया गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उस टाइम इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। देखो, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट हैज़ बीन अ फेलियर, द गवर्नेंस ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कंडक्ट इन अकॉर्डेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन की जो मशीनरी है ना स्टेट के अंदर, वो फेल हो जाती है, और वहाँ का जो शासन व्यवस्था जो है ना वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहाँ का शासन व्यवस्था नहीं चलती है, और वहाँ का माहौल ख़राब हो जाता है। तब है ना सेंटर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वहाँ पे वो इमरजेंसी घोषणा कर सके। व्हेन देयर इज क्राइसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट इन इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, तब इंडिया में इमरजेंसी घोषणा की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। Owing to proclamation of emergency, the whole administration of the country comes in the hand of the center and the parliament। तो है ना मतलब इमरजेंसी की घोषणा के कारण क्या होता है, जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी पावर जो होती है ना, एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी है पूरे देश का, तो वो है ना सेंटर और पार्लियामेंट के हाथ में आ जाता है, सेंटर के हाथ में आ जाता है, और है ना पार्लियामेंट बिकम कम्पिटेंट टू मेकिंग लॉ फॉर होल कंट्री। और पार्लियामेंट जो है ना सक्षम हो जाती है पूरे देश के लिए लॉ बनाने के लिए। स्टेट हैज़ ऑल्सो टू वर्क अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। और स्टेट को भी है ना सेंटर के डायरेक्शन के हिसाब से ही वर्क करना पड़ता है। इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन के अंदर आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट यूनिटरी फॉर्म। ऐसी सिचुएशन के अंदर अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना यूनिटरी फॉर्म को अडॉप्ट कर लेता है। पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट। Article 3 of the Constitution provides several power to Parliament in respect of creation of new states। तो आर्टिकल 3 जो है ना प्रोवाइड करता है कई पावर पार्लियामेंट को न्यू स्टेट क्रिएट करने के लिए, लाइक क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट क्रिएट कर सकता है पार्लियामेंट, और इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है द एरिया ऑफ स्टेट। स्टेट का जो एरिया है उसको डिक्रीज कर सकता है या फिर इंक्रीज कर सकता है। ऑल्ट्रेशन इन द लिमिट्स ऑफ एनी स्टेट है, तो स्टेट की जो लिमिट्स है ना उनके अंदर ऑल्ट्रेशन कर सकता है, बढ़ा या घटा सकता है। ऑल्ट्रेशन इन द नेम ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट के नाम में ना ऑल्ट्रेशन कर सकता है या उसको बदल सकता है। दीज पावर्स ऑफ पार्लियामेंट रिफ्लेक्ट द यूनिटरी फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पावर जो है ना पार्लियामेंट की, ये रिफ्लेक्ट करता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल इंडिया सर्विसेज, इन ऑल इंडिया सर्विसेज, फ्यू ऑल इंडिया सर्विसेज ऑल्सो प्रोवाइड यूनिटरी फॉर्म ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने कुछ है ना ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती है ना, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी फॉर्म बनाती है। जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS ऑफिसर जो होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, IPS एटसेट्रा। द इंटीग्रिटी ऑफ आवर ऑफिशियल्स ऑफ दीज सर्विसेज विद द सेंटर इन स्पाइट ऑफ द स्टेट। तो जो ये IAS और IPS जो होते हैं ना, तो ये एक तरह से सेंटर के लिए उत्तरदायी होते हैं, ना कि स्टेट के लिए। ये सेंटर
इनको सेलेक्ट करता है।